हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर क्लासेस में। स्टूडेंट, इस चैनल का नाम बदल दिया है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आज हम इस चैनल पर आप लोगों के लिए प्रकाश से रिलेटेड वीडियो को लेकर आए हैं, जो कि आप लोगों के लिए कहाँ कहाँ काम आएगी। यूपी के पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में काम आने वाली है, और 10th क्लास के जो बच्चे होंगे उनके लिए काम आने वाली है। बोर्ड के जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे इस बार, और ये काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी किस बच्चे के लिए जो 12th क्लास में प्रकाश की चैप्टर से होगा, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या है हमारा पहला टॉपिक। चैप्टर का नाम है प्रकाश की प्रकृति और तथा परावर्तन। प्रकाश की प्रकृति और परावर्तन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रकाश प्रकाश क्या होता है? एक ऊर्जा होता है। प्रकाश एक तरह की क्या है? ऊर्जा। इसे अंडरलाइन इसलिए किया है मैंने, थोड़ा सा मैं अभी पहले वीडियो बना चुका हूँ और जो स्टॉप हो गया, तो दोबारा से स्टार्ट से आप लोगों को फ्रेश वीडियो देता हूँ, ठीक है। तो प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है, क्लियर। और प्रकाश की सहायता से हम सारी वस्तुओं को देख पाते हैं, एक दूसरे को, आपको, हमको, सब एक दूसरे को देख पाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को? और अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो देख सकते हो आप लोग। और ये क्या होती है भाई? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रकाश चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रकाश चलता है। किसके रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंगों। इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इनके रूप में चलता है, और इसके बाद में प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, वैक्यूम में भी चल सकता है, और प्रकाश जल में भी चल सकता है। और इसकी जो निर्वात में चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 8 10 की 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर दूरी चलेगा प्रकाश, क्लियर। निर्वात में। कहाँ? निर्वात में। अब इसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे जल में प्रकाश की चाल। किसमें? जल में प्रकाश की चाल। तो जल में जो प्रकाश की चाल होती है वो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब इसमें कम और इसमें ज्यादा क्यों है, वैसे तो मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन क्या है, तो ये क्या, वैक्यूम। यहाँ कोई अवरोध नहीं होता। यहाँ जल क्या है? वाटर क्या है? एक तरह का रुकावट पैदा करता है प्रकाश के लिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, और प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। अब इसके बाद में आप लोग देख पा रहे होंगे अगला टॉपिक क्या है हमारा, नंबर 2 पर, प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं पहले, ठीक है, जिससे आप लोगों को नोट्स मेंटेन करने हैं, ठीक है। नोट्स मेंटेन करते रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो स्टूडेंट, प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं आप लोगों को देखना है। प्रदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जिनका अपना प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, वो क्या होती है? प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वो कहलाती है प्रदीप्त वस्तुएं, क्लियर। अब जैसे भाई अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल क्या कहूँगे, सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है, मोमबत्ती है जलती हुई, कोयला है जलता हुआ, तारे हैं, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को। ये हो गए इसके उदाहरण, और भी काफी सारे होते हैं, इसलिए मैंने क्या लिख दिया आदि। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु पर, प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती हैं। प्रदीप्त वस्तु के किसी भी बिंदु से या प्रत्येक बिंदु से क्या निकलती है? अनंत किरणें निकलती हैं। और ये जो किरणें होती हैं इनका जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप को क्या कहलाते हैं? किरणपुंज। क्या कहते हैं? किरणपुंज। यानी कि इस किरण समुदाय को या ग्रुप को क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से? अपसारी, अभिसारी और समांतर। अपसारी, अभिसारी, समांतर। तो सबसे पहले क्या है? अपसारी। अपसारी कौन से होते हैं? जो बिंदु से दूर की तरफ जाते हैं, जो बिंदु से दूर की तरफ जाते हैं। जैसे एरो है, आप लोगों को बिंदु से दूर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा इससे, तो ये होती है अपसारी। और अभिसारी कौन सी होती है? जो बिंदु की तरफ आ रही होती है किरणें, जो बिंदु की तरफ आ रही होती है। जैसे ये एरो आप लोगों को दिखा रहा होगा कि बिंदु की तरफ जा रही है किरणें, क्लियर है इतनी बात? इसके बाद समांतर किरणें जो होती है एक दूसरे से समान अंतर पर होती है, क्लियर है। इनके बीच अलग अलग लाइनें होती हैं, ये इस तरह से इनके बीच कोई भी एंगल वगैरह नहीं होता है, ठीक है। ये परस्पर एक दूसरे के समांतर होती है, दोनों के बीच की दूरी समान होती है हर पॉइंट पर। कहाँ?
अब इस दूरी को हम लोग यहाँ नाप लें, यहाँ सेम होगी, यहाँ नाप लें, यहाँ सेम होगी, यहाँ नाप लें, यहाँ सेम होगी, यहाँ नाप लें, तो मतलब इन दोनों के मिड में या बीच में किसी भी पॉइंट पर अगर हम नाप लें तो क्या होगा भाई, इसका क्या होगा बताओ जरा जल्दी से। इसका अंतर समान होगा, इसका अंतर समान होगा। क्लियर है इतनी बात? तो मैं भी आप लोगों के लिए और कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो मैं इसी में आप लोगों को वीडियो ऐड कर दूंगा, और क्योंकि मैं अगर मान लो हाथों हाथ लिखूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट। तो अब अगला टॉपिक है आप लोगों का क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है? सबसे पहला क्या है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन? क्या प्रकाश का प्रकीर्णन, इंग्लिश में कहते हैं इसको क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जब भी हमारा जो प्रकाश होता है वो वायु के माध्यम से गुजरता है, तो उस प्रकाश में जो धूल के कण विद्यमान होते हैं या वायु में जो धूल के कण विद्यमान होते हैं, तो उन धूल के कणों से, उन धूल के कणों से जो प्रकाश होता है उसका कुछ हिस्सा वायु में सभी दिशाओं में क्या होता है, फैल जाता है, सभी दिशाओं में फैल जाता है। तो प्रकाश के सभी दिशाओं में फैलने की जो प्रक्रिया है, सभी दिशाओं में फैलने का जो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का विकिरण। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या जब प्रकाश वायु जैसे माध्यम से गुजरता है तो उसमें विद्वान धूल आदि कण के, विद्वान धूल आदि के कणों से टकराकर, धूल के कणों से टकराकर मैंने बोला आपसे कि टकराकर प्रकाश का कुछ भाग या कुछ हिस्सा, मैंने बोला कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है, कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश के सभी दिशाओं में फैल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यही मैंने बोला आप लोगों को। तो बेटा बच्चों अब जो है आप लोगों को क्या, कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कम से कम इस सवाल में से आप लोगों के बन रहे हैं 4-5 सवाल, ऑब्जेक्टिव के 4 या 5 सवाल बन रहे हैं, 1-2 पेपर में दिखाई दे जाएगा हर हाल में। क्लियर? आगे भाई क्या है, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है और बैंगनी रंग सबसे कम होता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम और बैंगनी का सबसे ज्यादा, और नीले का भी लगभग इतना ही होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है नीले का और बैंगनी का। बैंगनी का सबसे ज्यादा और नीले का इसके लगभग बराबर में होता है। क्लियर? भाई लाल का सबसे कम होता है प्रकीर्णन और बैंगनी का सबसे अधिक होता है। अब इसके बाद आ जाएंगे बैंगनी और नीले रंग के प्रकाश का। अच्छा, आप लोग अगर कोई सवाल पूछने लगे कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, हो सकता है ना, तो आप लोगों का सबसे पहला जवाब ये होना चाहिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब अगर वो उसमें भी आप लोगों को दे दे कि भाई इसमें बताओ कौन कौन से कलर का प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये नीला दिखाई देता है, तो हम लोग बताएंगे कि प्रकाश के जो प्रकीर्णन है उसमें नीले रंग के और बैंगनी रंग का जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो सबसे ज्यादा होता है, और इसी कारण जो होता है हमें क्या, आकाश का रंग, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीला। और इसी कारण यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण सूर्योदय और सूर्यास्त, यानी कि सूर्य के उदय होते टाइम, जिस टाइम पर सनराइज होता है और जिस टाइम पर सनसेट होता है, तो उन दोनों टाइम पे सूर्य हमें कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। उसका भी क्या कारण होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन ही उसका एक कारण होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा टॉपिक चेंज हो गया। क्या टॉपिक आ गया? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन अभी तक तो थ्योरेटिकली समझाने वाले कॉन्सेप्ट है, अभी आप लोगों को बताने वाला भी थ्योरी भी और इसमें बताना समझाना ही पड़ेगा। भाई प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? जैसा आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा कि लगभग इस यहाँ पे, हाँ इस जगह पे क्या है कि भाई मेरे पास सूर्य का प्रकाश है नहीं, बल्ब का है फिलहाल में, और मैं नाइट में वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए।
तो ये जिस टाइम पे आप लोगों का यहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है, ये क्या है, एक चिकना तल है, ये बोर्ड क्या है, एक चिकना तल है। तो यहाँ से आप लोगों को यहाँ पे कुछ कम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से क्या होगा, ग्लेयर, चौंध पड़ रहा होगा, ठीक है। तो वही क्या है, एक प्रकाश का परावर्तन होता है। तो आप लोग देख सकते हैं जैसा कि भाई ये कोई हमारा चिकना पृष्ठ है, जिसके नीचे हमने कोई पॉलिश वगैरह इस पे कर रखी है। अब इस पृष्ठ पर कोई भी प्रकाश की किरण जब गिरेगी तो इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, थोड़ा अपने कोण अलग बनाकर, ठीक है, अलग डायरेक्शन में वापस जो चली जाएगी। तो फिर क्या होगा, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। जैसे यहाँ से टकराई और आगे दूसरी साइड में चली गई, तो क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन। अब इसके प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम भी होते हैं। क्या नियम होते हैं कि ये आपतन कोण है और इधर का परावर्तन कोण है, इधर इसको आई से डिनोट करते हैं और इसको आर से डिनोट करते हैं। क्लियर। ये किरण का नाम हो जाएगा आपतित किरण, और ये होगा क्या, परावर्तित किरण। परावर्तित क्यों, क्योंकि ये पृष्ठ से टकराकर वापस जा रही है। परावर्तित किरण, और ये होगा आपतन कोण, और ये होगा परावर्तन कोण। क्लियर। तो इसके कुछ नियम भी होते हैं। क्या, सबसे पहला नियम होता है इसका कि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, या आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब एक और तीसरा नियम होता है, जो इसका सेकंड नियम होता है वो क्या होता है भाई, आपतित किरण, क्या, आपतित किरण दूसरी क्या हो गई, परावर्तित किरण। क्या हो गई, परावर्तित किरण। तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब। अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी कि सेम जो प्लेन होगा उसमें होंगे, सेम सरफेस पर ही होंगे, ठीक है, एक ही तल में होते हैं। कौन कौन होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये जो पॉइंट यहाँ जहाँ से परावर्तन हो रहा है इसको कहेंगे आपतन बिंदु। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर क्या, अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब। अभिलंब होता है जो पॉइंट पर और तल से जो 90 अंश का कोण बनाएगा उसको कहेंगे अभिलंब, ठीक है। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही सरफेस में हो रहे हैं, एक ही तल में। इतनी बात क्लियर है। और इसमें आप लोगों को ये रटने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये डायग्राम समझ गए एक बार ही तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ।
धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है।